नमस्कार। चलिए बात करते हैं 2025 में नेपाल में हुए उन घटनाओं की जो आज भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी मानी जाती हैं। ये कहानी है युवा शक्ति की, डिजिटल आज़ादी की और एक पूरी पीढ़ी के गुस्से की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और ये सब कुछ इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे एक डिजिटल फैसला, एक छोटा सा लगने वाला बैन पूरे देश की राजनीति को पलट सकता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से, मतलब डिजिटल बंदी से। फिर जानेंगे उस नई पीढ़ी की आवाज के बारे में। देखेंगे कि सड़कों पर संग्राम कैसे हुआ, एक सरकार का पतन कैसे हुआ, और आखिर में बात करेंगे कि अब नेपाल किस चौराहे पर खड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस एक फैसले से जिसने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स सब एक झटके में बंद। देश की पूरी डिजिटल दुनिया मानो खामोश हो गई। अब यहाँ कहानी के 2 पहलू थे, बिल्कुल अलग अलग। सरकार का कहना था कि ये बैन टैक्स और सिक्योरिटी की वजह से लगाया गया है, लेकिन आम जनता को, खासकर युवाओं को, असल वजह कुछ और ही लग रही थी। उन्हें लगा कि ये सरकार की एक कोशिश है भ्रष्टाचार के जो खुलासे हो रहे हैं उन्हें दबाने की और उनकी आवाज़ छीनने की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बने, नेपाल की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ेड। आखिर ये गुस्सा आया कहाँ से? इसे समझने के लिए नेपाल की आबादी के आंकड़े देखना बहुत जरूरी है। देखिए, देश की 60% से भी ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। मतलब ये एक बहुत ही युवा देश है, और यही युवा इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे। तो सवाल ये है कि सड़कों पर कौन था? ये कोई पारंपरिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, नहीं। ये थे स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, और वो नौजवान जो पहली बार वोट डालने वाले थे। हामी नेपाल जैसे युवा संगठनों ने इन्हें एक साथ लाने का काम किया, और उन्हें काठमांडू के मेयर जैसे कुछ स्वतंत्र नेताओं का भी साथ मिला। और इसी दौरान एक शब्द जबरदस्त वायरल हो गया, नेपो बेबीज। ये शब्द उन नेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा था जो अपने परिवार के नाम और रसूख का फायदा उठाते थे। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बढ़ते गुस्से का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। और यहीं पर आकर ये आंदोलन सिर्फ एक इंटरनेट बैन के खिलाफ नहीं रह गया, ये बहुत बड़ा हो गया। युवाओं की मांगें बहुत गहरी थीं। वो सिर्फ सोशल मीडिया वापस नहीं चाहते थे, बल्कि वो भ्रष्टाचार का अंत चाहते थे, भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहते थे, और एक पारदर्शी सरकार चाहते थे। वो असल में देश के भविष्य में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। जब डिजिटल दुनिया में उनकी आवाज को दबाया गया, तो वही आवाज सड़कों पर गूंजने लगी। और जो शांति से शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक हिंसक संग्राम में तब्दील हो गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की भावना थी जिसे लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब ऑनलाइन बोलने का रास्ता बंद हुआ, तो उन्होंने सड़कों को ही अपना मंच बना लिया। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों में, सिर्फ 2 दिनों में हालात कैसे बेकाबू हो गए। 8 सितंबर को जो एक शांतिपूर्ण मार्च था, वो रात होते होते पुलिस के साथ झड़पों में बदल गया। और अगले ही दिन यानी 9 सितंबर को गुस्साई भीड़ ने संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतों पर हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि राजधानी का एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। और इस पूरी हिंसा की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। अब इतने बड़े हंगामे का राजनीतिक असर होना तो तय था, और वो हुआ भी, बहुत तेजी से और बहुत नाटकीय ढंग से। सिर्फ 2 दिनों के सड़क संग्राम के बाद 9 सितंबर को ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक सरकार गिर चुकी थी। इस्तीफे के बाद देश में एक अजीब सा खालीपन, एक पावर वैक्यूम बन गया। हालात को संभालने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा, और मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम नेता बनाया गया। इस बीच भारत, चीन और यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी नेपाल की इस अस्थिरता पर गहरी चिंता जता रही थीं।
तो अब नेपाल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से भविष्य के रास्ते तय होने हैं। इस संकट ने देश के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए, नेपाल में जो हुआ वो कोई अलग-थलग घटना नहीं है। ये दक्षिण एशिया में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। याद कीजिए 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट या फिर 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन। इन सभी मामलों में युवाओं ने व्यवस्था को चुनौती दी और बड़े राजनीतिक बदलाव लाए। तो अब नेपाल के सामने मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सुधार का, जिसमें युवाओं को साथ लेकर उनकी बात सुनकर एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए। और दूसरा रास्ता है दमन का, मतलब असहमति को दबाते रहना, जिससे देश और भी गहरे संकट में जा सकता है, यहाँ तक कि सैन्य शासन का खतरा भी है। और नेपाल की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के दौर में लोकतंत्र का चेहरा बदल रहा है? क्या लोकतंत्र की लड़ाई अब सड़कों से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ी जाएगी? क्या डिजिटल क्रांति ही डेमोक्रेसी का नया चेहरा है? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।